दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, और जिसका नाम है रणथंभौर के चौहान। देखिए, रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहान। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा अजमेर के चौहान, और आपको पता है कि अजमेर के चौहान के अंदर आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसका नाम था राय पिथौरा, जिसकी उपाधि थी दलपंगुल, यानी विश्व विजेता, उसी का एक पुत्र था और जिसके बारे में मैंने बताया था गोविंद राय। गोविंद राय ने आपको बताया था कि 1192 से 1194 तक अजमेर का कार्यभार संभाला था, और उसी गोविंद राय ने रणथंभौर चौहान वंश की नींव रखी थी। रणथंभौर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी, तो वो रखी गोविंद राय। गोविंद राय ने 1194 में, या गोविंद चौहान ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। परंतु रणथंभौर का जो सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ वो था हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान 1182 से 1282 से 1301, 1282 से 1301 ईस्वी तक रणथंभौर का जो कुशल शासक हुआ वो था हमीरदेव चौहान। देखिए, हमीरदेव चौहान एक कुशल शासक था। इसके बारे में अनेक ग्रंथ हैं जो इसके बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं कि रणथंभौर का सबसे कुशल शासक हमीरदेव चौहान था। आपने नाम सुना होगा हमीर महाकाव्य, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य, जिसके लेखक है नैनचंद्र सूरी। नैनचंद्र सूरी, आपने सुना होगा हमीरहट, चंद्रशेखर। एक ग्रंथ और है जिसका नाम है सुरजन चरित्र, जिसके लेखक हैं चंद्रशेखर। हमीरासो, रासो 13वीं शताब्दी, शारंगधर, और एक और है हमीरासो 18वीं शताब्दी। और इसके लेखक हैं जोधराज। देखिए, गोविंद राय ने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी, और जो रणथंभौर का सबसे कुशल, सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ हमीरदेव चौहान। देखिए, हमीरदेव चौहान के बारे में युक्ति भी प्रचलित है, और वो युक्ति है क्या है कि हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान ने जब जिद कर ली तो उसे हमीरदेव चौहान जरूर पूरा करते हैं। हमीरहट के बारे में कहा जाता है सिंह सवन सत्पुरुष वचनम, सिंह सवन सत्पुरुष वचनम कदलन फलन एक बार, तेरिया तेर हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सवन यानी शेर सिर्फ एक बार ही शेर बच्चा पैदा करता है। सिंह सवन सत्पुरुष वचनम, सत्पुरुष मतलब सत्य व्यक्ति सिर्फ एक बार ही सच बोलता है। कदलन फलम, केला सिर्फ एक बार ही केले का फल देता है। तेरिया तेर हमीरहट, शादी के अंदर तेल एक बार ही चढ़ाया जाता है, और हमीर जिद भी एक बार ही करता है। यह युक्तियां हमीरदेव चौहान के लिए प्रचलित थी, और हमीरदेव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान ने 1282 से 1301 तक
रणथंभौर पर अधिकार किया। और इसकी जानकारी अपन को ये ग्रंथ हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी हमीर हट चंद्रशेखर सुरजन चरित्र चंद्रशेखर हमीर रासो 13वीं शताब्दी सारंगधर और हमीर रासो 18वीं शताब्दी जोधरक्ष, ये हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए बात करता हूं हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान जिसके पिता का नाम था जैत्र सिंह, पिता जैत्र सिंह, जिसकी मां का नाम था हीरा देवी, हीरा देवी या हीरा देवी, जिसकी पत्नी का नाम था रंग देवी और जिसकी पुत्री का नाम था देवल देव और जिसके घोड़े का नाम था बादल। देखिए हमीर देव चौहान जिसके पिता का नाम था जैत्र सिंह, माता का नाम था हीरा देवी, पत्नी का नाम था रंग देवी, पुत्री का नाम था देवल देवी और घोड़े का नाम था बादल। देखिए हमीर देव चौहान अपनी हट के लिए प्रसिद्ध थे और हमीर देव चौहान ने, आपको पता होगा, एक यज्ञ किया था जिसका नाम है कोटि यज्ञ। और कोटि यज्ञ के जो पंडित या ब्राह्मण थे उसका नाम था ब्राह्मण। जिसने कोटि यज्ञ किया था उस ब्राह्मण का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप ब्राह्मण के द्वारा कोटि यज्ञ किया गया और यह हमीर देव चौहान ने करवाया। और हमीर देव चौहान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पुस्तक की रचना हमीर देव चौहान के द्वारा करवाई। देखिए हमीर देव चौहान जिसके पिता का नाम है जैत्र सिंह, माता का नाम है हीरा देवी, पत्नी का नाम है रंग देवी, पुत्री है देवल देवी और घोड़े का नाम है बादल। हमीर देव चौहान ने कोटि यज्ञ किया और जिसके ब्राह्मण है विश्वरूप। देखिए हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के ऊपर 32 खंभों की क्या बनवाई? छतरी। 32 खंभों की छतरी बनवाई हमीर देव चौहान ने जैत्र सिंह के समाधि के ऊपर। और इसी छतरी को कहते हैं न्याय की छतरी। न्याय की छतरी क्योंकि इसी छतरी में बैठकर बताया जाता है कि न्याय किया जाता था। रणथंभौर के लोगों का न्याय इसी छतरी में किया जाता था, इसलिए इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। और यह छतरी 32 खंभों की है और अपने पिता जैत्र सिंह की याद में हमीर देव चौहान ने बनवाई। देखिए हमीर देव चौहान के समकालीन एक दिल्ली का मुगल बादशाह था। हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली का एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जेके। देखिए जेके का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली का मुगल बादशाह जलालुद्दीन खिलजी, यह जलालुद्दीन खिलजी 1296 तक दिल्ली का मुगल बादशाह रहते हैं। देखिए जलालुद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो नीति थी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यह नीति जलालुद्दीन खिलजी थी। प्रत्येक मुसलमानों की नीति यही है कि अपने साम्राज्य को किसी न किसी तरीके से बढ़ाना। मेरे दोस्तों इसी जलालुद्दीन खिलजी ने इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत 1291 में जेके ने हमीर देव चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। परंतु देखिए हमीर देव चौहान का जो दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। मतलब ये जो दुर्ग है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए अव्वल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि और दुर्ग बख्तरबंद है और दुर्ग सब नंगे हैं, बल्कि जो रणथंभौर दुर्ग है वो चारों तरफ से बख्तरबंद है, मतलब चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है।
यह युक्ति किससे दुर्ग के बारे में कही थी? यह रणथंभौर की दुर्ग के बारे में कही थी कि और दुर्ग सब नंगे हैं, बल्कि रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। देखिए, रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले एक दुर्ग, छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है जाइन दुर्ग। और जाइन दुर्ग का जो सेनापति था उसका नाम है गुरदास सिंह। गुरदास दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण रणथंभौर दुर्ग के ऊपर करना चाहता है, परंतु रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले एक छोटा दुर्ग और है जिसका नाम है जाइन दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी। अगर पूछ ली जाए कि रणथंभौर दुर्ग की कौन सी कुंजी है, रणथंभौर की दुर्ग की जो कुंजी है वो जाइन दुर्ग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है, वो जाइन दुर्ग है। जाइन दुर्ग के ऊपर सबसे पहले साम्राज्यवादी नीति के तहत 1291 में आक्रमण करता है, लेकिन वह गुरदास सैनिक को तो मार देता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत सकता। रणथंभौर को दुर्ग को नहीं जीत सकता। एक वर्ष के बाद 1292 में जलालुद्दीन खिलजी फिर रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है। कई दिनों तक चारों तरफ घेरा डाले हुए, क्योंकि मेरे दोस्तों दुर्ग का दरवाजा दो ही कंडीशन में खुलता है, या तो दुर्ग के अंदर आ जाए पेयजल की कमी, या आ जाए खाद्य सामग्री की कमी। हमीरदेव चौहान का जो दुर्ग था, एक तो प्राकृतिक दृष्टि से अत्यधिक मजबूत था, और एक हमीरदेव चौहान की बड़ी कूटनीति थी, क्योंकि वो दुर्ग के अंदर पहले से ही पेयजल और खाद्य सामग्री की किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए उसने सब योजना बना रखी थी। हमीरदेव चौहान ने, जलालुद्दीन खिलजी ने जो ही 1292 में आक्रमण किया, तो इस दुर्ग के अंदर ना तो पेयजल की कमी आई और ना ही खाद्य सामग्री की कमी आई। जलालुद्दीन खिलजी कई दिनों तक इस दुर्ग के ऊपर घेरा डालना रखा, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक युक्ति याद आई, और युक्ति क्या है याद आई? जब किसी चीज को पा नहीं सकते तो उसके बारे में कहा जाएगा कि हम इसे फिर जीत लेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे रणथंभौर दुर्ग को एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। मतलब ऐसे तो 10 दुर्ग मेरे एक बाल के बराबर नहीं, इसे जब चाहूं मैं जब जीत सकता हूं। जीता तो गया नहीं, लेकिन ऊपर से ये वो कह गया। मेरे दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा, जिसका नाम था एके ने सोचा कि जलालुद्दीन खिलजी जिसके पास गया है उसी से युद्ध हारा है, क्यों न अपन जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दें? हत्या कर दें, और क्यों अपन किसके दिल्ली का क्या बन जाए? राजा बन जाए। एक के भी साम्राज्यवादी नीति थी इसकी भी। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत 1296 में जेके की क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। जेके की 1296 में से लेकर 1316 तक दिल्ली का मुगल बादशाह एके अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की नीति कैसी थी? साम्राज्यवादी नीति। कैसी थी? साम्राज्यवादी। और आपको पता होगा प्रत्येक मुसलमान शासक की नीति लगभग साम्राज्यवादी नीति थी। और साम्राज्यवादी नीति के तहत 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बन गए। अलाउद्दीन खिलजी ने जेके की हत्या का बदला लेने के लिए हमीरदेव चौहान के पास गया
कि तूने मेरे चाचा की हत्या की, जलालुद्दीन खिलजी की, लेकिन हमीर देव चौहान ने वास्तव में हत्या नहीं की और हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हमीर देव चौहान के ऊपर साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के कुछ कारण थे। पहला कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का मुगल बादशाह था, तो हमीर देव चौहान ने इसे टैक्स देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि हमीर देव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को 2 युद्धों में पराजित किया था। इसी कारण हमीर देव चौहान ने इसे टैक्स देने से मना कर दिया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की कैसी नीति थी? साम्राज्यवादी नीति थी। साम्राज्यवादी नीति के तहत वो आक्रमण करना चाहता था। तीसरा कारण बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा या अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला हमीर देव चौहान से लेना चाहता था। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था मराठा बेगम चिमना, जिसका प्रमुख कारण बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी जिसका नाम है मराठा बेगम चिमना। और हमीर देव चौहान के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को हमीर देव चौहान ने क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, पत्नी मराठा बेगम और एक है मोहम्मद शाह। बीच में कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। चिमना और मोहम्मद शाह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इतना प्यार करते थे कि दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारने की प्लान बना ली। मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं दिल्ली का बादशाह और तू मेरी बेगम, और कल सुबह जब होगी अपन दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की क्या कर देंगे? हत्या कर देंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचरों के द्वारा पता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मराठा बेगम और मोहम्मद शाह को अपने दरबार में बुलाया और मोहम्मद शाह से कहा कि मोहम्मद शाह, मेरे पास बहुत सी रानियां दासियां हैं, आप किसी को पसंद कर लो, आपके साथ शादी करवा दूंगा, लेकिन जो मेरी चिमनी है ना, इसके दिल से निकल जाओ। ठीक है, मेरी चिमनी के दिल से निकल जाओ, मतलब चिमना के दिल से निकल जाओ। चिमना से मैं बेतना मोहब्बत करता हूं। मोहम्मद शाह से कहा कि आपको क्या चाहिए, कितनी धन दौलत चाहिए, सब कुछ मिल जाएगी, जो भी दासियां रानी चाहिए वो मिल जाएंगी, लेकिन मेरी चिमना के दिल से निकल जाओ। तब मोहम्मद शाह ने कहा, मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं तन्हाई मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना पेश मत करो साहिब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पर नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ शादी करूंगा तो किसके साथ करूंगा? चिमना के साथ करूंगा, क्योंकि मैंने प्यार किसके साथ किया है? चिमना के साथ किया है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इन सब बातों का पता चला तो मोहम्मद शाह भागकर किसकी शरण में आ गया? हमीर देव चौहान की शरण में आ गए। हमीर देव चौहान की शरण में आ गए। मेन कारण तो यही बताया जाता है, लेकिन अपनी चाचा की हत्या का बदला लेना, साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण करना, टैक्स ना देना, ये तो सभी एक कारण है। लेकिन मेन कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना, वो मोहम्मद शाह से बेतना मोहब्बत करती थी और उस मोहब्बत के कारण अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारना चाहता था और मोहम्मद शाह हमीर देव चौहान की शरण में था। मेरे दोस्तों, हमीर देव चौहान के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। धन्यवाद।